नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली हार और एनडीए को मिली जीत को लेकर सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां हारा हुआ महागठबंधन वोट चोरी और एसआईआर जैसे मुद्दे को उठाते हुए ज्ञानेश कुमार को बधाइयां दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए को मिली जीत के बाद भी चैन नहीं है, क्योंकि एनडीए गठबंधन ने जीत भले ही हासिल कर ली हो, लेकिन अब सवाल एक उठता जा रहा है कि आखिर सीएम कौन बनेगा, क्योंकि जेडीयू से ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी की आई हैं। ऐसे में अब अंदर ही अंदर बात चल रही है कि कहीं भाजपा नीतीश के साथ भी वही महाराष्ट्र वाला खेला न कर दे, यानी कि जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को हटाकर बीजेपी ने अपना सीएम बना दिया था, ठीक उसी तरह बिहार में भी बीजेपी नीतीश कुमार को हटाकर खेला कर देगी। खैर, इन्हीं कयासों और अटकलों को लेकर बीजेपी और जेडीयू में सियासी बयानबाजी जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में चुनावी नतीजों के बाद दो सवाल सुर्खियों में है। पहला, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और दूसरा, नई सरकार किस तरह की होगी। बिहार का मुख्यमंत्री एनडीए की तरफ से कोई भी बने, लेकिन कैबिनेट की तस्वीर इस बार पूरी तरह बदल जाएगी। कैबिनेट में पहली बार 5 पार्टियों का प्रतिनिधित्व होगा। साथ ही बीजेपी कोटे के मंत्रियों की संख्या में भी इस बार कमी आ सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2020 में एनडीए को 126 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके बाद 3.5 विधायकों पर एक मंत्री पद का फार्मूला सेट किया गया था। बिहार में अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस बार एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली है। इस हिसाब से इस बार 6 विधायक पर एक मंत्री पद का फार्मूला सेट किया जा सकता है। पिछली बार 3.5 विधायकों के फार्मूले के सहारे जेडीयू के 13, बीजेपी के 22 मंत्री कैबिनेट में थे। इस बार 6 विधायकों का फार्मूला अगर सेट होता है तो नई सरकार में जेडीयू के 15, बीजेपी के 16 और लोजपा आर के 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा हमको भी एक मंत्री पद मिलेगा। पोर्टफोलियो के बंटवारे में भी इस बार बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछली बार बीजेपी को ज्यादा विभाग मिले थे। बीजेपी को करीब 26 विभाग दिए गए थे। जेडीयू कोटे की भी कुछ विभागों में फेरबदल हो सकता है। जेडीयू के पास पिछली कैबिनेट में गृह, इंटेलिजेंस, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, शिक्षा, भवन निर्माण और मार्ग निवेश जैसे प्रमुख विभाग थे। इस बार 1 या 2 विभाग बदल सकते हैं। नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्री चुनाव हार गए हैं। सहरसा सीट से आलोक रंजन झा और चाकई से सुमित सिंह एनडीए की लहर में चुनाव हार गए, यानी अब ये दोनों कैबिनेट में नहीं दिखेंगे। इसी तरह कुछ और मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। बीजेपी के पास 6 विधायकों के फार्मूले सिर्फ 16 ही मंत्री पद आ सकते हैं। ऐसे में उसे 5 और मंत्रियों को हटाना ही होगा। साथ ही जेडीयू में कुछ मंत्रियों को बदला जा सकता है। नीतीश कुमार जब मजबूत पोजीशन में रहे हैं, तब अपने साथ सिर्फ एक डिप्टी रखे हैं। 2020 में जब नीतीश कमजोर हुए तो बीजेपी ने उनके साथ 2 डिप्टी सीएम सेट कर दिया। इस बार बीजेपी और नीतीश दोनों मजबूत स्थिति में हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बार सरकार में कितने डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि न सिर्फ उप मुख्यमंत्री पद के लिए सवाल उठ रहे हैं, बल्कि इससे बढ़कर सियासी गलियारों में सवाल ये है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि चुनाव भले ही एनडीए गठबंधन ने जीता हो, लेकिन ज्यादा सीटें बीजेपी की है, जिससे एक बात तो तय है कि बीजेपी नीतीश बाबू के साथ खेला कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के लिए अब अपना मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। अगर वह चाहती है तो कुछ ही विधायकों को जोड़कर सरकार बना सकती है। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती तो यह सिर्फ गठबंधन धर्म निभाने के लिए होगा। चुनाव परिणामों के बाद यह साफ हो रहा है कि बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जबकि नीतीश कुमार को थोड़ा पीछे होते देखा जा रहा है। 2020 में जेडीयू भले ही मुख्य पार्टी बनी, लेकिन इस बार बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा किया है। लेकिन इन सबके बीच दिलचस्प बात यह है कि जून 2025 में गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह वक्त आने पर तय किया जाएगा, लेकिन हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अक्टूबर में एक और इंटरव्यू में शाह ने कहा था कि चुनाव के बाद सभी सहयोगी मिलकर विधायक दल का नेता तय करेंगे।
जब विवाद बढ़ा तो शाह ने फिर से स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और चुनाव जीतने के बाद भी वही रहेंगे। लेकिन अब तक के रुझान या संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा पेश करने का मजबूत आधार हो सकता है। यह देखना और भी दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस मौके का फायदा उठाती है या फिर गठबंधन धर्म को निभाते हुए नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए रखती है। वहीं बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष एनडीए की इस जीत को मानने से इनकार कर रहा है। विपक्षी नेताओं ने बिहार के चुनावी नतीजों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को ही एनडीए की जीत की बधाई दे डाली। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि अगर नतीजों के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजे संकेत देते हैं कि राजग 3/4 बहुमत हासिल कर रहा है। अमित शाह पहले ही इसके बारे में बोल चुके हैं। अगर इस पूरे चुनाव परिणामों के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वह है ज्ञानेश कुमार। इसके लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है और ज्ञानेश कुमार जी, उसको बहुत बहुत बधाई शुभकामना। 65 लाख वोट काटे, 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए। तो ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं, तो इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को जाता है। उनको बधाई और शुभकामनाएं। सर, रूलिंग पार्टी के बहुत सारे नेता हैं हमारे स्टेट के भी और दूसरे स्टेट में भी। उनका ये बोलना है कि हर बार ये या तो इलेक्शन कमीशन पे ठिकरा फोड़ते हैं या फिर ईवीएम पे। ये तो सीधा सीधा उदाहरण है। जैसे अभी जब तक के आपके महादेवपुरा का सर्वे नहीं आया था, राहुल जी ने करवाया था, और अभी हरियाणा का जो करवाया 25 लाख वोट फर्जी हरियाणा में डाले गए। छोटा राज्य है। बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए बिना कारण बताए, और आवेदन 16 लाख के आए और 21 लाख नाम जोड़े गए। तो 5 लाख नाम कैसे? ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल पूछा जा रहा है निर्वाचन आयोग को। न सिर्फ भूपेश बघेल ने बल्कि अन्य कई नेताओं ने भी भाजपा और चुनाव आयोग को जमकर घेरा। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जब ऐसा होगा तो नतीजे इस तरह के अप्रत्याशित होते ही रहेंगे। बिहार चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा है। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। दाल में कुछ तो काला है। हमने अपने गठबंधन सहयोगियों से बात की। उनका मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और इनकी जांच होनी चाहिए। हमें बिहार भर के कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। वहीं खुद की हार और एनडीए की जीत पर बीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। फिलहाल ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है, और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगरा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है, और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है, खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है। क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था, और हुआ है। तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं, और आने वाले समय में हम लोग और भी मंथन करेंगे क्या कारण है। फर्स्ट दृष्टिकोण से तो एक ही चीज दिख रहा है कि बिहार के सभी जाति धर्म के माता बहन जो है उन्होंने नीतीश जी पे भरोसा किया, क्योंकि नीतीश जी का अंतिम चुनाव था, और 10,000 रुपया उन्होंने टोकन दे दिया। जीविका दीदी के जरिए लोगों तक मैसेज गया है कि आपको 1,90,000 रुपया
हम और देंगे। तो खैर वो इस लेके होगा, क्योंकि पैसा का तो बोलबाला हमेशा इस धरती पर रहा है। गौरतलब है कि जिस तरह से चुनावी नतीजे सामने आए हैं और विपक्ष सवाल उठा रहा है, इससे साफ होता है कि बिहार वोटिंग में कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की जीत के बावजूद भी सीएम फेस को लेकर सियासी बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर एनडीए की तरफ से सीएम फेस कौन होगा और कौन एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। खैर, इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।